हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था मैथमेटिक्स में। ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे यूजेस मिलते हैं आपको हायर स्टडीज में इसके, विच इज डिटर्मिनेंट, है ना। तो आज हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और जो मेथड आज आप सीखोगे एक्सपांशन की, वो आपको आगे जाके बहुत सारी जगह पे काम आने वाली है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। सो डिटर्मिनेंट क्या है ये देख लेते हैं पहले। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने मैट्रिसेस के टाइप पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने एक टाइप पढ़ाया था विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4 है ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम है। वैसे ही यहाँ पर और देख लेते हैं, 3 1 2 5 2 4 1 6 7। ये दूसरा कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यहाँ भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो इसको हम बोलते थे कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि इस हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है। मतलब अगर हम इसमें कुछ ऑपरेशन लगाएं या कुछ भी करें, तो इसके लिए एक डेफिनेट वैल्यू रिजल्ट हमेशा बनती है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा उससे एक डेफिनेट वैल्यू रिलेट करती है। उस पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। देखो, डिटर्मिनेंट is definite value. Determinant is definite value of any square matrix, है ना। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में है क्या? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेट वैल्यू। हाँ, निकालते कैसे हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो, हाँ, इसका शो करने का तरीका अलग है। जैसे ये मैट्रिक्स 2 3 1 4 है, तो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बॉक्सेस लगते हैं। पर जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 2 पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 4। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको शो करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 2 5 2 4 1 6 और 7। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स का डिनोशन है, ये डिटर्मिनेंट का डिनोशन है। डिटर्मिनेंट हमेशा किसके लिए निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। अगर हम इसमें ऑपरेशन भी लगा दें और ऑपरेशन लगाने के बाद भी हम इसकी डेफिनेट वैल्यू निकालें, तो वही आएगी जो ऑपरेशन लगाने के पहले थी। तो ये चेंज नहीं होती। अभी आप देखोगे कैसे वैल्यूज निकालते हैं। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 2x2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3x3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4x4 भी सिखा सकता हूँ, पर 4x4 आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके ऊपर बात अभी नहीं करेंगे, देखेंगे अगर आगे जाके समय मिला तो देख लेंगे उसको। खैर, तो सबसे पहले आपके 4.1 में दोनों चीजों के एक्सपांशन है। एक्सपांशन ऑफ 2x2 and 3x3 डिटर्मिनेंट। 2x2 और 3x3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आपको पढ़ना है 4.1 में, जिसके क्वेश्चन अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2x2 का एक्सपांशन देखते हैं, जो बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपांशन ऑफ 2x2 कैसे करेंगे। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है 2 3 1 4, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का बहुत इजी तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दिखना ध्यान से, पहले ऐसे प्रोडक्ट होगा, देन माइनस, और फिर इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट होगा। ओके, तो 2 का इंटू 4 में होगा तो कितना आना है? 8, देन माइनस 1 का इंटू 3 में होगा, दैट मीन्स 3 विच इज इक्वल टू 5। इसको डिनोट करते हैं डेल से। इसको डिनोट करते हैं डेल से। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा।
है ना। 2x2 का एक्सपेंशन बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन आपको सीखना है अभी 3x3, 2x2 के भी क्वेश्चंस हैं। तो अब आते हैं 3x3 पे, एक्सपेंशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। ज़्यादा थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देख रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। 2x2 अभी देखे। अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, चलो 2x2 का, वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 5 1 3 2, इसका एक्सपेंशन करेंगे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शो बाय डेल, और अगर ये मैट्रिक्स ए था तो इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे वैल्यू? 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, 10 माइनस 7 दैट इज 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये तो 2x2 का था जो हम पहले देख चुके हैं। अब आते हैं एक्सपांशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं? कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 3 2 माइनस 1 2 4 5 1 3, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसका हमको एक्सपांशन करना है। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन कुल 6 तरीकों से हो सकता है। 6 तरीकों से, और एक और एक्स्ट्रा मेथड होती है, वो भी सिखाऊंगा बाद में, पर अभी बेसिकली इसकी 6 मेथड्स है। पहला इसका एक्सपांशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू R1, दैट इज रो 1। सेकेंड हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू R2, हो सकता है नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू R3। एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू R2, एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू R3। या आप इसमें अगर आगे जाओ तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू C2, एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू C3। तो कुल 6 तरीकों से इसका एक्सपांशन कर सकते हो। R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में और C3 के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए अलग वैल्यू आएगी और दूसरे के लिए अलग वैल्यू आएगी, सबके लिए सेम वैल्यूज आती है। तो हम सीखते हैं कैसे एक्सपांशन करेंगे। तो हम इसका एक्सपांशन करते हैं, एक्सपांशन WRT। WRT स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू R1। सो आपको पता होना कि R1 कौन सी रो है, ये है फर्स्ट रो, ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2 और ये C3। तो हम इसकी रिस्पेक्ट में एक्सपांशन कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे करके राउंड आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? देखो ध्यान से, एक्सपांशन कर रहे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। अब क्या करना है, ये 1 जिस पर्टिकुलर रो में है उसको छोड़ देंगे और जिस पर्टिकुलर कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। ध्यान से देखो क्या विजिबल हो रहा है, 2 4 1 3, उसको यहाँ लिख देंगे 2 4 1 3। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? +3। नेक्स्ट क्या है? +3। ओके, अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। क्या बच रहा है? देखो ध्यान से, -1 4 5 3, -1 4 5 3। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया 1, अगला हो गया 3, अगला 2। नेक्स्ट, ये जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। क्या बचेगा? -1 2 5 1। ये आपका सेटअप करके हुआ। अब कुछ और चीजें आपको मैंने जब मैट्रिक्स की फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था तो वहां पे मैंने नॉमिनेशन ऑफ एलिमेंट सिखाया था। वो आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स है विच इज़ 5 1 3 2, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला ले लिया मैंने। तो इस मैट्रिक्स का कुछ ना, इस एलिमेंट का कुछ नाम होता था। इस एलिमेंट का नाम होता था A11, इसका नाम होता था A12, इसका नाम होता था A21, इसका नाम होता था A22। याद आ रहा है ऐसा कुछ? 1 1 बताता था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बताता था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बताता था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बताता था सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो देखो जिसकी रिस्पेक्ट में हम एक्सपांशन करते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना, इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी रिस्पेक्ट में हम एक्सपांशन करते हैं उसके तीनों एलिमेंट की पोजीशन का नंबर हमको पता होना। जैसे इस पर्टिकुलर की पोजीशन क्या होती है? A11,
इसकी पोजीशन A12, ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी पोजीशन A13, इसकी 21, 22, 23, 31, 32 और 33। देन जहाँ कहीं पर भी पोजीशंस का जो सम है वो अगर कोई ऑड नंबर होता है ना, जो आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये समझो, जहाँ कहीं पर भी आपके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का सम कोई ऑड नंबर होता है तो वहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, ध्यान देते हैं। A11 11 है तो 1 + 1 2, सम इवन नंबर है, यहाँ -1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 3, पोजीशन ऑड है, ऑड पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा -1 का प्रोडक्ट करेंगे। अगला A13 1 + 3 कितना होगा 4, 4 इवन नंबर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर दो जैसे 2 × 2 को करते थे। 1 करें, 2 × 3 6, 1 × 4 4, 3 × -1 -3, -1 × 3 माइनस, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 5 4 ज़ा 20 +2, -1 × 1 -1, बीच में माइनस, 5 2 ज़ा 10, कर लेते हैं सिंप्लीफाइड। 6 - 4 2 आएगा, 2 × 1 दैट मीन्स 2, -3 -20 -23, -23 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट मीन्स +69, और यहाँ पे -11 होता, -11 × 2 करेंगे दैट मीन्स -22, तो ये आ जाएगा 69 - 20 विच इज इक्वल टू 49। तो ये वैल्यू आई है 49 जब हमने इसका एक्सपांशन किया है किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में। हो सकता था कि हम और किसी के रिस्पेक्ट में करते तो भी इतना ही आंसर आता, या इस पे हम ऑपरेशन लगाते फिर एक्सपांशन करते तो भी इतना ही आता। ठीक है, तो देखते हैं, चलो आओ एक बार दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करके देखते हैं और देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो क्या है डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किससे शो करते हो, तो बनाएंगे अपन ने यहाँ पे डेल, ये दो साइड ऐसे और ट्रायंगुलर शेप। सो यहाँ पर क्या है लिख लेते हैं, 1 3 2 -1 2 4 5 1 3। सो अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांशन किए थे, R1 के रिस्पेक्ट में। तो अब और किसी और के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं एक्सपांशन। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही तरीका फॉलो करें, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार पोजीशन नहीं देखनी पड़ेगी कि किस में पोजीशन ऑड हो रही है और किस में पोजीशन इवन हो रही है। जैसे अगर आप मान लो हमेशा R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको पता है कि भाई इसकी पोजीशन इवन है, इसकी पोजीशन इवन है और इसकी पोजीशन ऑड है, मतलब सेकंड वाले में जो भी होगा वहाँ -1 का इंटू हमेशा होना है, आप हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ तो आपका टाइम बचेगा। बट फिर भी एक बार अभी हम क्रॉस चेक करने के लिए किसी और के रिस्पेक्ट में कर ले रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में करें, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ अभी तो रो ले काम करते हैं, कॉलम ले लेते हैं इस बार। तो एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू C2 ले लेते हैं। आप चाहो तो घर में बैठ के बाकी की रिस्पेक्ट में करके देखना और देखना वो इतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। सो ये C2 के 3 एलिमेंट्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में हम एक्सपांशन कर रहे हैं, दैट इज C2। सो तो सबसे पहले लिख लेते हैं, C2 का पहला एलिमेंट क्या है 3, फिर 2 और फिर 1। तो जो भी एलिमेंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो जिस रो में होता है उसको हम कवर कर लेते हैं और जिस कॉलम में होता है उसको कवर कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या विजिबल हो रहा है, देखें आपको विजिबल हो रहा है -1453, उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे -1453। ओके, अगला एलिमेंट देखते हैं, अगला एलिमेंट क्या है +2, थोड़ी जगह रख रहा हूँ बीच में, हो सकता है कहीं -1 का इंटू करना पड़े इसलिए थोड़ा स्पेस रख दिया मैंने, +2। अब देखते हैं 2 को छोड़ दो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या विजिबल हो रहा है, देखो 1253, उसको लिख दे रहे हैं 1253। देन अगला है +1, ये जिस रो में उसको छोड़ दो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो विजिबल हो रहा है 1 2 -1 4, 1 2 -1 और 4, कर देते हैं एक्सपांशन, है ना। सो हाँ, पर अभी हमने पोजीशन देखी नहीं। चलो ये क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इसकी पोजीशन क्या होती है 2 1, तो 2 + 1 3 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो यहाँ -1 का इंटू होगा।
इसकी पोजीशन A22 E1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पोजीशन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ -1 का इनटू होगा। बट ये देखो अब इसमें आपको बार बार देखना पड़ रहा है। अगर आप एक ही ट्रेंड फॉलो कर लो कि भाई हमको R1 के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो आपको सिर्फ ये और ये पिक करने हैं और आपको पता होगा कि सेकंड वाले की पोजीशन ऑड है। खैर सॉल्व करते हैं अभी। 3 इंटू -1 दैट मीन्स -3, -1 इंटू 3 -3, बीच में -5 4 ज़ा 20 +2, 3 इंटू 1 3 -5 2 ज़ा 10 और 1 इंटू -1 1 इंटू 4 4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, -1 इंटू 2 -2, तो माइनस ऑफ -2 बिकम्स +2, -3 -20 which is -23 और -23 into -3 becomes 69, 3 - 10 -7, -7 into 2 that means -14, 4 + 2 6, 6 into -1 -6, तो रिजल्ट बनेगा 69 - 20 विच इज इक्वल टू 49, जो कि हमारा पहले भी रिजल्ट आया था जब हमने R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन किया था। तो आप R1 के रिस्पेक्ट में करें, R2 के रिस्पेक्ट में करें, R3 के रिस्पेक्ट में करें, C1 C2 और C3, और एक और एक्सपांशन मेथड होती है जो मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा। तो जो 4.1 है उस 4.1 में यही काम है, एक्सपांशन ऑफ 2x2 एंड एक्सपांशन ऑफ 3x3। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे जाके इसके और सारे बेसिक्स आने हैं, तो आप 4.1 बनाने का ट्राई करेंगे, एक्सपांशन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आगे जाके आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वेक्टर्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए जो अपना वेक्टर प्रोडक्ट होता है वहाँ भी यूज होता है ना, और आपके कोप्लेनर यूज करने में भी होता है। तो डिटर्मिनेंट के बहुत यूजेस हैं, तो आप इसको एक्सपांशन को अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 4.1 के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगी होगी वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।